अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया जाएगा MGT 101 का सोल्यूशन। क्विज 2 है, फाइल 1 है, इसके बाद 2-3 फाइल्स और आपके साथ शेयर की जाएंगी। और ये सोल्यूशन जो है इसके पेज नंबर में आपको स्पेसिफाई नहीं कर सका, क्योंकि अभी तक जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से हैंडआउट्स हमें हमारे विजुअल नंबर में अवेलेबल हैं, उनके अंदर आपको पता है कि पेज नंबर नहीं है। तो खैर, सोल्यूशन वेरीफाइड है, परेशान होने की बात नहीं है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिन लोगों को मेरी शॉर्ट वीडियोस मेरे फॉलो कर रहे हैं उनको बड़े अच्छे से मालूम है कि हम गलती के चांसेस जो है बहुत 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 कम कर देते हैं। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारा सोल्यूशन, उनके लिए शॉर्ट वीडियोस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दिया है, वो वहाँ से शॉर्ट वीडियो का लिंक भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए जी, पहला क्वेश्चन फॉलो करते हैं। डेबिट बैलेंस इन दी बैंक स्टेटमेंट इंडिकेट्स। ऑप्शन बी इसका लेना है हमने। ये कहना चाहिए चाह रहा है कि बैंक स्टेटमेंट जो होती है उसमें जो डेबिट बैलेंस होता है, वैसे बैंक के अंदर आपका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड पे शो हो रहा है। तो जब भी आप बैंक से स्लिप निकाल के देखिएगा, क्रेडिट साइड पे शो हो रहा होगा। क्रेडिट साइड मतलब क्रेडिट लिखा होगा बैलेंस आपका। तो अगर डेबिट साइड पे हो तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि आपने बैंक से पैसे निकलवाए हुए हैं। फर्ज करें आप बैंक से लोन लेते हैं अगर, तो आपका बैलेंस बैंक के अंदर अकाउंट चेक करके देख लीजिएगा, डेबिट साइड पे शो हो रहा होगा। तो इसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन बी ले इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और a reconciling item that caused disagreement between कैश बुक एंड पासबुक। पहले बात तो ये है कि आप देख लें कि पासबुक क्या लिखा हुआ है, ये क्या है। पासबुक जो है बैंक स्टेटमेंट को ही कहते हैं पासबुक। रिकंसाइलिंग एंट्री मांग रहा है। रिकंसाइलिंग एंट्री वो एंट्री होती है जो कि हम अपनी तसल्ली के लिए दोनों स्टेटमेंट को मैच करने के लिए कर रहे होते हैं, कैश बुक और पासबुक को जस्ट रिकंसाइल मैच कर रहे होते हैं कि सारा कुछ मामला, सारी ट्रांजेक्शन सही चल रही है, तो इसलिए होती है। एडजस्टिंग एंट्री जो है एक्चुअल डिफरेंस होते हैं वो एडजस्ट करने होते हैं कैश बुक के अंदर। ठीक है जी, अभी कह रहे हैं कि वो एंट्री आप बताओ यहाँ पे कि जिसकी वजह से रिकंसाइलिंग वाली वो एंट्री बताओ, वो आइटम बताओ जिसकी वजह से मसला हो सकता है डिफरेंस वाला, डिसएग्रीमेंट उसको कह रहा है। ठीक है जी, अच्छा तो इसके अंदर हम देखेंगे क्रेडिट ट्रांसफर जो है ये है एडजस्टिंग एंट्री, डायरेक्ट डेबिट है एडजस्टिंग एंट्री। अनप्रेसिडेंट चेक या अनकलेक्टेड चेक भी होते हैं। ठीक है, कि आपने जमा करवा दिया बैंक के अंदर, कलेक्ट नहीं हुआ। अनप्रेजेंट चेक ये होता है कि आपने अपने सप्लायर को इशू कर दिया, उसने बैंक में अभी तक जमा नहीं करवाया अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए। ऑप्शन सी ले इसका। द बैलेंस शीट आइटम दैट रिप्रेजेंट्स द रिसोर्स इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज नोन एज। देखिए इसमें हमें वैसे तो हमें पता है कि रिसोर्स जब इन्वेस्टर जो होता है इन्वेस्ट करता है तो उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या फाइनेंस में कहते हैं कैपिटल। ठीक है जी, उसको फिर ओनर इक्विटी भी कहते हैं, याद रखिएगा दो नाम है, और कैपिटल भी कह देते हैं उसको और ओनर इक्विटी भी कहते हैं। ठीक है, अभी ये यहाँ पे एक थोड़ी सी और भी इन्फॉर्मेशन हमें एक्स्ट्रा दे रहा है कि ये याद रखिए कि जो ओनर इक्विटी है वो बैलेंस शीट के अंदर शो हो रही होती है। ठीक है जी, बड़ा सोखा सा क्वेश्चन है। जिन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो जो थोड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बड़ा आसान है। तो ऑप्शन डी लेंगे हम इसका। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज आ। बैंक रिकंसिलिएशन BRS भी इसको कहते हैं, एब्रीवेशन भी याद रखिएगा। ये मेमोरेंडम स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। ये ना तो लेजर का पार्ट है, ना लेजर अकाउंट है, ना ये जर्नल का पार्ट है। ठीक है, ये बस मेमोरेंडम है। मेमोरेंडम किस तरह, आपकी एक कैश बुक थी, ठीक है, और आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट थी। बैंक स्टेटमेंट आपको बैंक अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रही थी और आपकी जो कैश बुक है आपकी कैश की सारी ट्रांजैक्शन वाले मामला को देख रही थी। उन दोनों को मैच करवाने के लिए आप एक स्टेटमेंट बनाई कि दोनों के महीने के एंड के ऊपर आप देखा कि दोनों के बैलेंस इक्वल हो रहे हैं, वो BRS बनती है। तो ये एक मेमोरेंडम है, मतलब अपनी तसल्ली के लिए बनाई जाती है कि दोनों अकाउंट्स इक्वल हैं, दोनों इक्वल करके देखा जाता है। तो ऑप्शन ए लेना इसका आपने। कैश एंड अदर रिसोर्सेज दैट आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द बिजनेस नॉट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड आर कॉल्ड करंट एसेट्स। बी, ऑप्शन बी लेना हमने। वो तमाम एसेट्स या वो कैश मतलब रुपया पैसा तो जाहिर आपको पता ही होगा, लेकिन कैश वो भी कैश होते हैं जो कि जिनकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। ठीक है जी, अच्छा जी, तो उस मामलात में, ऐसे मामलात में कि जहाँ पे उनकी लाइफ जो है, ठीक है, सपोज कि आपके पास शेयर्स हैं, ठीक है,
और शेयर्स है, आपको पता है कि ये शेयर तो ऐसे मुझे ज़्यादातर जो है ना, मैं एक अकाउंटिंग पीरियड या एक साल लिया जाता है, एक साल तक मेरे पास है, जो भी फ़ायदा मैंने इससे लेना है इसी साल लेना है, ठीक है, तो उसको आप करंट एसेट में डालोगे, ठीक है जी। बॉन्ड्स अक्सर हमने लॉन्ग टर्म लिए होते हैं, 5-10 साल के लिए थे, उनको हम फिक्स एसेट लेंगे या लॉन्ग टर्म एसेट लेंगे, लेकिन आखिरी साल में जाके आप वो भी आपका करंट एसेट हो जाएगा, आपको पता है कि इस साल तो मैंने ये बेच देना है या मेच्योर हो जाना है। तो इनकी इकोनॉमिक अकाउंटिंग पीरियड में इनकी लाइफ जो होती है वो एक साल से ज़्यादा नहीं होती। तो ऑप्शन बी लेना है करंट एसेट का। अगर यही हो मोर देन 1 ईयर कर दे कह दे तो फिर आपने फिक्स एसेट लेना ऑप्शन सी। अभी ऑप्शन बी लेंगे, ठीक है जी। अभी चलते हैं जी, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द पीरियड इज ट्रीटेड एज एसेट। अच्छा ये देखें कि जो एक्सपेंस है आपने पे किया हुआ किसी को, ठीक है, तो इस केस के अंदर महीने के एंड में आपने वो उससे कोई फ़ायदा नहीं लिया। अभी आपने जैसे किसी को पैसे जमा करवा दिए कि मैं अगले महीने कुछ चीज़ लूँगा, तो ऐसे केस में जो एडवांस होता है वो आपका एसेट बन जाता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। क्यों कह रहा है, बीच में क्यों नहीं, बीच में भी वो आपका एसेट ही होता है, लेकिन क्योंकि एंड में महीने के एंड के ऊपर आपने वो बुक्स क्लोज करनी होती है, तो उसका आपने कुछ डिसाइड करना होता है भाई इसका क्या बना। तो महीने के एंड में फिर उसका आपने कह देना कि जो एडवांस दिया हुआ हमारा एसेट है, ठीक है, मीन्स है तो आपके पास है ना, समझ ले कि वो आपका भी डेटर है। डेटर भी तो यही होता है ना, जिसको अपनी चीज़ें बेची हुई हैं वो भी आपके पैसे उसके पास होते हैं, उसको भी आप एसेट कहते हैं। तो जिसको एडवांस दिया तो उसको भी हम कह सकते हैं ना ये हमारा एसेट है, तो ये करंट एसेट होता है हमारा, ठीक है जी। ऑप्शन ए लेना इसका हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेबिट एंट्री ऑन द बैंक स्टेटमेंट दैट माइट नॉट अपीयर इन द कैश बुक। बैंक स्टेटमेंट आपको आई है, आपके घर पे आ गई है, आप उसके अंदर देख रहे हैं, डेबिट एंट्री वो होती है जो कि आपके बैंक बैलेंस को कम करे, डिक्रीज करे, ठीक है। जब आप पैसे जमा करवाते हैं तो आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। ऐसी कौन सी एंट्री है कि आपके बैंक के अकाउंट में पड़े हुए पैसे को कम करें? स्टैंडिंग ऑर्डर। ऑप्शन ए लेना आपने। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि आपने बैंक को रिटर्न में लिख के दे दिया कि भाई साहब आपने जब भी मेरा महीने का बिल आए ना तो आपने ऑटोमेटिकली पे कर देना, मुझसे पूछना ही नहीं है। बिजली का, सुई गैस का या कोई एक्सेट्रा कोई भी ऐसा ऑर्डर जिसके जरिए वो आपके पेमेंट कर रहे हो कि आपकी तरफ से किसी को, तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। अनक्रेडिट चेक भी नहीं है, क्योंकि अनक्रेडिट चेक से क्या होगा, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे उल्टा, ठीक है जी। अच्छा जी, क्रेडिट ट्रांसफ़र ये होता है कि आपकी कलेक्शन होती है, वो डेबिट एंट्री की बात है। क्रेडिट ट्रांसफ़र ये होता है कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में कोई पैसे आपका कस्टमर जमा करवा के चला गया है। तो अनप्रेजेंट चेक भी डिक्रीज करेगा, ठीक है, लेकिन अनप्रेजेंट चेक जो है भी करेगा, ऑप्शन डी वाला। लेकिन अभी ये बताएं कि यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको होगी कि भाई अगर ये ऑप्शन ए और डी दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं तो ऑप्शन ए क्यों लिया है? क्योंकि उसने कहा है माइट नॉट अपीयर इन द कैश बुक। कैश बुक में वही एंट्री नहीं होगी जो कि आपको पता नहीं होगी। अनप्रेजेंट चेक वो चेक है आपने अपने कस्टमर को, अपने सप्लायर को दिया, वो तो आपने अपने हाथ से काट के दिए ना, तो आपके अपनी जो बुक है उसके अंदर आपने इंटर कर चुके हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर ऐसा कि बैंक करती जा रही है और आपको अभी पता नहीं है, तो ये इस वजह से ऑप्शन ए लेना आपने। टोटल सेल्स आर कैलकुलेटेड बाय एडिंग। बड़ा सोखा सा क्वेश्चन है कि टोटल सेल्स वो होती हैं जो कैश में हो रही होती हैं, प्लस जो क्रेडिट सेल्स होती हैं वो भी वो होती है। तो ऑप्शन सी लेते हैं, इसमें मजीद मेरा डिस्कशन कोई बनती नहीं है, बड़ा सोखा सा क्वेश्चन है। अच्छा, इन केस ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, आपने डिस्काउंट दिया डेटर्स को, तो क्या कह रहा है कि डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? तो डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो डेबिट हो रहा होता है, ठीक है जी। तो बड़ा आसान सा, इस पर भी मेरे ख्याल इतनी कोई डिस्कशन बनती नहीं है। हाल बता ये है कि ये होगा क्या फाइनली, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को कैसे ट्रीट किया जाता है? ये आपका एक्सपेंस ही होता है, ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा, आपका एक्सपेंस होता है, ठीक है जी। ओहो, एक मिनट वेट करें जी, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, मैं अभी करके देता हूँ। चलिए, अभी स्टेटमेंट पढ़ने में आ रही है हमारे कि व्हेन देयर इज़ नो डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट में डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, दोनों के अंदर डिफरेंस नहीं है, देन द फेवरेबल बैलेंस एज पर द कैश बुक कैन बी कह रहा है कि कैश बुक में, बस ये अभी घुमाया, आपको वैसे भी कह सकता है कि कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसके अंदर फेवरेबल बैलेंस जो होगा वो किस साइड पे होगा? तो वो फेवरेबल होगा, क्रेडिट साइड पे होगा या डेबिट साइड पे होगा। तो याद रखिए कि कैश बुक के अंदर को आप कैश बुक के अंदर एंट्री या कैश पड़ा हुआ उसको तभी एसेट कहेंगे जब वो डेबिट साइड पे होगा, क्योंकि एसेट की नेचर क्या है? डेबिट नेचर। तो आपकी कैश बुक है वो भी आपका कैश अकाउंट जो है, कैश बैलेंस जो है
वो भी आपका एसेट होता है, तो वही डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। चले जी अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टेंजिबल फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के मतलब कह रहा है कौन सी एक बात ठीक है वो मुझे बताओ इधर से आइडेंटिफाई करके। देयर कैन बी मेजर्ड रिलायबली, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ ऑप्शन ए, यहाँ पे इसको लॉक करते हैं, लेकिन बाकी देख लेते हैं। देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, अगर इधर होता देयर इज प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट फिक्स एसेट से आ रहा होता है फ्यूचर में, तो देयर इज नो लिख दिया तो ऑप्शन बी नहीं है। देयर आर टू बी यूज्ड फॉर जस्ट 1 ईयर, नो करंट एसेट 1 ईयर के लिए होते हैं, फिक्स एसेट ज़्यादा टाइम के लिए होते हैं। दीज आर हेल्ड फॉर रीसेल, ना 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 ना, रीसेल के लिए सिर्फ ट्रेडिंग गुड्स होते हैं, फिक्स एसेट नहीं होते। आपने अपने ऑफिस के फर्नीचर का भी रखा है कि उसको सेल करके कुछ प्रॉफिट कमा लें, नहीं करते ना। चलो ये आखिरी क्वेश्चन है इस क्विज का, ये फाइल 1 का। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट आर क्लोज इन, ठीक है जी, इनकम और एक्सपेंस क्लोज होते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर। और अभी से दूसरा क्वेश्चन देख लें कि आपके एसेट्स, आपकी ओनर इक्विटी और आपकी लाइबिलिटीज सारी क्लोज होती हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो इनकम स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए लेना आपने। अच्छा जी, ये सम ऑफ 50,000 वाज पेड फॉर कस्टम ड्यूटी एंड फ्रेट और मशीनरी परचेज फ्रॉम जापान, इट इज क्लासिफाइड एज, कहना ये चाह रहा है कि आपने एक एसेट लिया 50,000 का, कह रहे उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी और फ्रेट भी दिया मैंने, तो ये वाला जो एसेट है, ये जो एसेट है, ये जो एसेट है मशीनरी परचेज वाला, ये तो है जी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो इसका नहीं पूछ रहा। वो हमसे पूछ रहा है कि ये 50,000 मैंने कस्टम ड्यूटी में दिए, फ्रेट में दिए, इसका बताओ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल जी, ये ऑप्शन ए हमने इसका लेना है। वीडियो जो शॉर्ट वीडियोस हैं उसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपने ये जितना भी कोई एसेट लेते हैं उसको जब उस हालत में लाने तक कि आपने जिस काम के लिए उसको लिया है वो काम देने तक उसमें जो खर्चा आएगा वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। फर्ज करें कि आपने गाड़ी ली, गाड़ी लेने के लिए आपने उसके अंदर, गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं होता, ठीक है, रेंट पे चलाने के लिए उसके अंदर जो सारे थे इनिशियली उसके अंदर मैट्स और स्टीयरिंग के ऊपर कुछ और पोशश ये इनिशियली आपको उसको चलाने में, आपको रोड पे डालने से पहले ये सारी चीज़ें करवाएंगे उसकी, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। इसी तरह मशीनरी को चलने वाली हालत में लाने तक, जब तक इंस्टॉल होके बिजली का कलेक्शन दे के उसमें कुछ प्रोडक्शन देने तक जब वो तैयार नहीं होती, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चलिए माशाल्लाह फाइल 1 आपके साथ शेयर की जा चुकी है। सेकंड फाइल में आपके साथ मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।